दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम हमने पिथौरागढ़ जिला देखा, कल हमने लाइव सीरीज की थी। आज से आपका एक नया जिला शुरू होगा जिसका नाम है बागेश्वर, जो कि मेरा खुद का क्या है होम डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, आज से आप लोग बागेश्वर जिले का अध्ययन करेंगे। 2 दिनों में ये पार्ट जाएगा। उसके बाद इसी हफ्ते आपका चंपावत और हरिद्वार, इन 2 जिलों को और कवर करते हुए टोटल हमारे जो जिले हो जाएंगे 10 जिले कवर इस मतलब हफ्ते तक हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें बसता है आपका चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल। मतलब मान के चलिए जिला सीरीज खत्म होते होते आपकी उत्तराखंड के सामान्य अध्ययन में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। मतलब उन लोगों के लिए तो आप ये मान के चलिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है जो पहली बार उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, जिसको पहली बार तैयारी कहाँ से करनी है। मैं तो आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा, अगर आपसे कभी भी कोई कुछ पूछता है कि कहाँ से उत्तराखंड शुरू करना है, उसको एक रिक्वेस्ट है कि जिला सीरीज बता देना कि जिला सीरीज से पढ़। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी वीडियो से पढ़, जहां से भी पढ़ना है जिलों से पढ़वाना। आप चाहे खुद ही उसको क्यों ना पढ़ा दो, आपने नोट्स बना लिए हैं, आप चाहें तो खुद उसको क्या करा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं जिला सीरीज। ठीक, अब देखिए 5 मार्च के समथिंग में इस जिला सीरीज को कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद जो आपका जो सीरीज चलेगी वो उत्तराखंड के इंडिविजुअल टॉपिक शुरू हो जाएंगे। तो हम बहुत अच्छे से उत्तराखंड पढ़ लेंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है, परेशान मत होना कि हिस्ट्री में सर ऐसा क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है, वो मैं कराऊंगा। अभी तो मैंने क्वेश्चन कराए नहीं है। एक बेसिक आइडिया इंसान को होना चाहिए कि उसने चंद पढ़ा है, उसने पवार पढ़ा, उसने गोरखा पढ़ा, उसने ब्रिटिश रूल पढ़ा, उसने स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका पढ़ी, उसको उत्तराखंड के जिलों का बारे में बताएं। अभी तो असली क्लासेस का वेट कीजिए, जब जिला सीरीज खत्म होगी तो हफ्ते में जो 1 या 2 क्लासेस मान के चलिए जो उत्तराखंड की आएंगी वो आपके लिए बहुत ही क्या होंगी, बेहतरीन रहेंगी। बहुत आपको उसको मजा आएगा, क्योंकि मैं वहां क्वेश्चन भी कराऊंगा, मैं वहां इंडिविजुअल टॉपिक भी बताऊंगा, आपको पूरी तरह से तैयार करके एग्जाम हॉल में मैं भेजूंगा। ठीक, दूसरी बात रहती है जीएस के सेशन की। जो जीएस वाला सेशन है हमारा जिला सीरीज जब कंप्लीट होगा, यानी जो प्रवक्ता का एग्जाम उससे पहले 20 मार्च को हम लोग लास्ट करेंगे उत्तराखंड जिला सीरीज, और जो भी उत्तराखंड की वीडियोज हैं उसका अभी जो रूटीन चल रहा है। उसके बाद आप लोगों का जो मैं आप लोगों को जीएस कराऊंगा वो एनसीईआरटी बेस्ड पे कराऊंगा, और वो क्या चलेंगी आपकी रैंडम लगातार क्लासेस चलेंगी, बहुत तेजी से हम बढ़ेंगे। एक प्रकार की मैराथन क्लासेस समझिए। उसका डीप स्टडी से कोई लिंक नहीं होगा। जो डीप स्टडी करना चाहता है वो वेट करना ग्रुप सी के एग्जाम के बाद का, मैं आपको उसके बाद भी तैयारी कराऊंगा। लेकिन जो मैराथन क्लासेस होंगी जनरल स्टडी की आपकी 22 मार्च से मैं करवाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड पे क्वेश्चन कराऊंगा। और उम्मीद करना अगर आपने लूसेंट पढ़ रही है अच्छी से तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हिंदी ग्रामर की क्लासेस भी हम लोग करेंगे, कंप्यूटर रीजनिंग भी बीच बीच में आएगा। आप लोग बस घर पे अपने स्तर से मेहनत कीजिए, जो बताइए है, जो भी डायरेक्शन में आपको देता हूं उनको आप लोग फॉलो कीजिए और मुझ पे भरोसा कीजिए, आप लोगों का साथ नहीं छूटने वाला है। ठीक है, देखिए हम लोग आज नया जिला बागेश्वर शुरू करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम लिंक में अभी कमेंट करके पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। मैं आज से टेलीग्राम पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे दूंगा, या मैं एमसीक्यू के रूप में दूंगा, या मैं अपनी खुद की वॉइस मैसेज में भेज दूंगा कि आपको कोई टॉपिक पढ़ना होगा उसको समझा दूंगा, और उसका आपको कोई ना कोई सोर्सेज या मतलब मटेरियल जो होता है वो प्रोवाइड करा दूंगा। उसका प्रॉपर नोट्स बना लेना ताकि आपकी टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको हम उसको क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से तैयारी करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट संडे के लाइव क्विज का टॉपिक मैं आज कम्युनिटी टैब में इवनिंग तक डाल दूंगा। देखिए ये हमारा क्या है, जिला बागेश्वर है, और हम आज इसकी क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो ये जो जिला है इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है, और आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से आ सकता है। तो आप लोग देखिए इसकी शुरुआत कैसे करता हूं। ठीक है, अब ये जिला आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ये मैप को शो कर देना है। देखिए मैप के माध्यम से अध्ययन करने का बहुत ही बेनिफिट आपको होगा। आपकी लोकेशन आपको ट्रेस की हुई है तो आपको देखना, खुद महसूस करना किताब पढ़ने में कितनी आसानी हो गई है। जिस चीज को आप रटा करते थे, ये ताल कहाँ है, ये मंदिर कहाँ है, ये मस्जिद कहाँ है, ये अब ये दिन गए अब आपके। अब आप स्मार्ट वर्क करने लग गए, अब आप पढ़ाई के क्षेत्र में स्मार्ट हो चुके हैं। ठीक है, देखिए ये बागेश्वर जिला है, आप इसको तुरंत क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये इस में यानी जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न पोर्शन है, इस नॉर्दर्न वेस्ट की ओर जो है चमोली से आपका घिरा हुआ है, जबकि ईस्टर्न पोर्शन पे आपको इस पोर्शन पे पूरा का पूरा क्या दिखता है, पिथौरागढ़ दिखता है। यहां आपको साउथ और साउथ वेस्ट की ओर इस इलाके में आपको अल्मोड़ा दिखेगा, यानी 3 जिलों के साथ ये सीमा बनाता है, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के साथ। और कहां से ये घिरा हुआ है आपको साफ दिख रहा होगा। जब आप इस जिले के आंतरिक भाग में जाते हैं, अब यहां देखो छोटे से जिले हैं, चंपावत
चंपावत, बागेश्वर, यहाँ बहुत कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन भी इससे देखना कैसा आता है, कोई मंदिर पूछता है या कोई ग्लेशियर पूछ देगा या कोई तहसील पूछ देता है, इसी टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी इसमें कोई ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। आपको इधर कौसानी दिखाना है। क्या दिखाना है? कौसानी, जो कि भारत का स्विट्जरलैंड महात्मा गांधी द्वारा इसको संबोधित किया था, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कौसानी आपको यहाँ दिखाना है। उसी के आप जैसे नॉर्थ की ओर आएंगे तो आपको गरुड़ दिखाना है, ठीक है। यानी कौसानी से कुछ ही दूरी पे 10-12 किलोमीटर की दूरी पे आपको एक और स्थान दिखेगा, गरुड़ दिखेगा। जब ये गरुड़ पहुंच जाओगे तो गरुड़ से आप अगर बागेश्वर की ओर टान लोगे तो आपको कुछ दूरी बाद 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर एक धाम दिखेगा, एक मंदिर दिखेगा जिसका नाम है बैजनाथ मंदिर, ठीक है। ये जो बैजनाथ मंदिर है, इस बैजनाथ मंदिर से, यानी अगर आप देखिए अल्मोड़ा से आते हैं, अल्मोड़ा से आने के बाद इस इलाके से सोमेश्वर होते हुए कौसानी पहुंचेंगे और कौसानी से आपको जाके 10-12 किलोमीटर की दूरी के बाद गरुड़ नामक स्थान दिखेगा और इस गरुड़ के बाद आपको बैजनाथ मंदिर दिखेगा उसी के पास 4-5 किलोमीटर की दूरी में। इस बैजनाथ मंदिर से एक रूट जाता है आपको बागेश्वर की ओर, यानी इस पोर्शन पे आपको बागेश्वर दिखाना है, जबकि ये दूसरा रूट जाता है, ये आपका चमोली की ओर चला जाता है, जो हमारा आगे वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। यानी बैजनाथ मंदिर से इस रूट से आप ग्वालदम वगैरह होते हुए चमोली की ओर जा सकते हैं और यहाँ से फिर गढ़वाल का इलाका लग जाता है। यानी बागेश्वर जो है गढ़वाल की सीमा वाले इलाके को टच करता है इस वाले पोर्शन से। यहाँ बागेश्वर है, बागेश्वर अपने आप में इस इलाके में आपको दिखाना है। जबकि आप बागेश्वर की ओर आगे को बढ़ेंगे, एक तहसील आपको दिखेगी, उप तहसील जो भी है कांडा दिखेगी यहाँ, और इस पोर्शन पे आपको तहसील कपकोट दिख जाएगी। यानी जो कपकोट है वो इस इलाके में, शायद एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, कपकोट और गरुड़ नामक तहसील किस जिले में है। 90% लोग जो आउट ऑफ कुमाऊं थे वो बेहोश हो चुके थे, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा सा क्या होता है कि हम लोग मैप का अध्ययन नहीं करते हैं, इसीलिए हम बेहोश हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं होना है, ठीक है। ये कपकोट है, ये कांडा है, और यहाँ आपको सामा भराड़ी दिखेगा इस वाले इलाके में। जब आप इसके ऊपरी भाग में जाएंगे, यानी इसके हिमालयी इलाकों की ओर जाएंगे, कुछ यहाँ पे आपको प्रसिद्ध ग्लेशियर दिखेंगे, जिनमें आप पिंडारी ग्लेशियर दिखोगे, जिनमें आप कफनी ग्लेशियर दिखोगे, जिसमें आप सुंदरढूंगा ग्लेशियर दिखोगे, जिसमें मैक्तोली ग्लेशियर दिखोगे। यानी जो ये इलाका है, ये इलाका किससे घिरा हुआ है? अपना ग्लेशियरी भागों से, यानी मैक्तोली, पिंडारी, कफनी, सुंदरढूंगा। अब आपसे कहा चल भाई बता बागेश्वर के बारे में क्या जानता है। हमेशा की तरह स्मार्ट वर्क। बागेश्वर उत्तराखंड का एक जिला है जो पूर्व में पिथौरागढ़ था, पश्चिमी भाग में अल्मोड़ा से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण व उत्तरी जो सीमा है चकरमसा, अल्मोड़ा व चमोली को छूती है। बागेश्वर के प्रसिद्ध स्थलों में आपको जो है बैजनाथ और बागेश्वर धाम दिखेंगे। इसमें कुछ प्रसिद्ध तहसीलें हैं जिसमें कपकोट, गरुड़ और कांडा भी आपको देखने को मिलता है। इस जिले के कुछ ग्लेशियर हैं जिसमें सुंदरढूंगा, कफनी, पिंडारी और कौन सा प्रसिद्ध है यहाँ पे मैक्तोली, ठीक है। ये आपके ग्लेशियर। देखिए खाली देखने से कितना फायदा होता है। आपने देखा, आपने व्यू किया और आपने बता दिया। आपके दिमाग में जब आप बोल रहे होगे, ये दिमाग चल रहा होगा इस मैप को लेते हुए, और नहीं तो याद करते रहोगे कौन सी वाली रफ कॉपी में लिखा था सुंदरढूंगा किस ग्लेशियर, मतलब किस जिले में, लिखते रहोगे पिंडारी किस किस को छूता है। भैया इससे अच्छा याद करने से बेहतर उसको समझो, उसको देखो, और देखने के बाद दिमाग में उसको छापो, तो चीजें कितनी आसान हो जाएंगी आप यकीन नहीं करोगे, ठीक है। देखिए हम जो जिला पढ़ रहे हैं बागेश्वर, अब इस जिले की बात आती है। ये जो जिला है 1997 में, यानी 1997 में इसको जिला बनाया गया था, जो कि अल्मोड़ा की एक तहसील हुआ करती थी। तो पहला पॉइंट आप लोग लिखोगे बागेश्वर के बारे में, 1997 में इसको क्या बनाया गया था? जिला बनाया गया था। अब एक चीज ध्यान रखना, जो लोग तो पढ़ते हैं पहले से उनके लिए तो बहुत आसान है। कभी कभी क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सबसे पहले इनमें से किस जिले का निर्माण हुआ, इनमें से दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो वहां पे आपको ये याद रखना है कि किस जिले का ईयर क्या था, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सही कर सकते हैं। तो जो बागेश्वर था वो 1997 में जिला बना था। इसके साथ 2 और बने थे, आपको पता होगा, चंपावत और रुद्रप्रयाग, वो ध्यान रखना। ये जो बागेश्वर है 2 नदियों के संगम पे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक को बोलते हैं गोमती और दूसरे को बोलते हैं सरयू, क्योंकि ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि बागेश्वर जो है गोमती और सरयू नदी के संगम पे है। क्योंकि इस इलाके से अगर आप देखोगे, ये गरुड़ वगैरह होते हुए इधर से जाओगे, बैजनाथ होते हुए बागेश्वर की जो और नदी आती है वो आती है गोमती, यानी इस इलाके से गोमती आती है, जबकि जो कपकोट वाला इलाका है इस इलाके से सरयू आती है। तो इस प्रकार का कुछ होता है। ये गोमती आई, यहां से सरयू आई, और ये जो धाम है ये है बागेश्वर धाम, ठीक है। बागेश्वर कितना आसान लग रहा होगा, खुद सोचिए। ये आती है आपकी सरयू और ये आती है आपकी गोमती,
इस प्रकार से। तो बताइए, खुद बताइए किन नदियों के संगम पे बसा है पूछता है, तो आप बताओगे गोमती और सरयू के ये संगम पे बसा है। मान्यता इस जिले के बारे में ये है कि जो शिव भगवान थे वो व्याघ्र रूप धारण करके, बाघ का रूप धारण करके इस स्थान पर निवास करते थे, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, व्याघ्रेश्वर पड़ा, जो बाद में ट्रांसलेट करते करते प्रोनाउंसिएशन होते होते क्या बन गया, बागेश्वर बन गया। तो हमें वो नहीं लिखना है, आप लोग सिर्फ इतना नोट करना कि ये किन नदियों के संगम पे है, ठीक है। अब देखिए, जो मैं ये कह रहा हूं कि जो मान्यता है वो तो मान्यता है, मान्यता तो कुछ भी हो सकती है। तो जो शिव थे वो किस रूप में, व्याघ्र रूप धारण करके इस स्थान पे क्या करते थे, निवास करते थे। कौन, शिव जो थे व्याघ्र रूप धारण करके इस इलाके में निवास करते थे, जिसकी वजह से क्या बन गया, व्याघ्रेश्वर बन गया, व्याघ्रेश्वर, ठीक है। जो व्याघ्रेश्वर बना, जो बाद में ट्रांसलेट करते करते क्या हो गया, बागेश्वर हो गया। ये सिर्फ अपने आप में मान्यताएं हैं, ठीक। अब ये जो बागेश्वर जिला है ये दो पर्वतों से, छोटे छोटे पर्वत है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा ऊंचे, उनसे घिरा हुआ है, जिनको जो ईस्टर्न जो पोर्शन है, वेस्टर्न जो पोर्शन है उसका नाम लिख लीजिए। एक को नीलेश्वर लिख लीजिए वेस्टर्न, और ईस्टर्न को भीलेश्वर लिख लीजिए, ठीक है। तो ये इस वाले पोर्शन पे है, यानी आप क्या लिखोगे, बागेश्वर जिला, सीधे सीधे पॉइंट में लिखना, बागेश्वर जिला नीलेश्वर और भीलेश्वर नामक दो पर्वतों से घिरा है। इसके वेस्टर्न पोर्शन पे नीलेश्वर और ईस्टर्न पोर्शन पे भीलेश्वर नामक पर्वत, भीलेश्वर पर्वत। तो आप पूरा पॉइंट लिखोगे, बागेश्वर पश्चिम से नीलेश्वर और पूर्व से भीलेश्वर, यानी बागेश्वर जो है ईस्टर्न पोर्शन पे भीलेश्वर, वेस्टर्न पोर्शन पे नीलेश्वर से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। यानी ये जो जिला है ईस्टर्न पोर्शन पे भीलेश्वर, ईस्टर्न जो पोर्शन है और वेस्टर्न जो पोर्शन है उसमें किससे घिरा हुआ है, नीलेश्वर से। आपको इसको पॉइंट में लिखना है, ठीक है। इसका जो उत्तरी भाग है, यहाँ पे एक कुंड है जिसका नाम है सूरज कुंड, सूर्यनी का है, ठीक है। और दक्षिणी जो भाग है यहाँ पे दूसरा कुंड है अग्नि कुंड। तो अगला पॉइंट इसी में लिखोगे, इसके उत्तरी भाग में एक कुंड है जिसका नाम है सूरज कुंड, लिखा, सूर्य नहीं लिखा, सूरज कुंड। और जबकि इसके दक्षिणी भाग में एक अन्य कुंड है जिसका नाम है अग्नि कुंड, अग्नि कुंड, ठीक। अब बताइए बागेश्वर के बारे में क्या जानते हो तुरंत, सर बागेश्वर दो नदियों के संगम पे बसा है, जिसमें एक सरयू है, एक गोमती है। इसका उद्गम कहाँ होता है वो मैं बताऊंगा। इसका जो पूर्वी पोर्शन है और पश्चिमी पोर्शन है क्रमशः नीलेश्वर और भीलेश्वर नामक पर्वतों से घिरा हुआ है। ये आपको सिर्फ बताना है कि वेस्टर्न में नीलेश्वर है, ईस्टर्न में भीलेश्वर है, वो सब आपको समझ आ जाएगा। और जो इसमें है, इसके उत्तरी भाग में एक कुंड है जिसका नाम है सूरज कुंड, और दक्षिणी भाग में एक अन्य कुंड है जिसका नाम है अग्नि कुंड। ये आपके बागेश्वर के बारे में इतना आपको बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक मानस खंड आप लोगों ने सुना होगा, केदार खंड सुना या मानस खंड सुना, उसमें भी एक नीलगिरी पर्वत का क्या किया गया, वर्णन किया गया है। और वो जो नीलगिरी है उसको बताया गया कि ये सरयू और गोमती नदी के संगम पे था, और उसको बहुत ज्यादा पवित्र स्थान बताया गया। और वही जो नीलगिरी है उसी को क्या कहा गया है, बागेश्वर या व्याघ्रेश्वर भी कहा गया है। तो अगला जो पॉइंट लिखोगे आप इसके बारे में, इसको नोट करने के बाद आप लिखोगे मानस खंड। आप समझना है इसे, बहुत डिटेल नहीं लिखनी इसकी। मानस खंड में, मानस खंड में डैश करके लिखोगे नीले, ये क्या लिखोगे, मानस खंड में नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत का वर्णन या नीलगिरी का वर्णन, नीलगिरी का वर्णन लिख लीजिए। और नीलगिरी जो है अपने आप में क्या था, ये नीलगिरी दो नदियों के संगम पे बताया गया है, जिसमें एक सरयू और दूसरा कौन सी है, गोमती। आपको ऐसे ही लिखना है। और इसी नीलगिरी को क्या कहा गया है, बागेश्वर या व्याघ्रेश्वर। बागेश्वर यही है या व्याघ्रेश्वर। यानी कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि मानस खंड में नीलगिरी किसके लिए संबोधित किया गया है, तो आप सीधे बता देना बागेश्वर। और इस नीलगिरी को दो नदियों के संगम पे बताया गया है, जिसमें एक है सरयू और गोमती। तो आप क्या करोगे, मानस खंड में डैश लिखोगे, नीलगिरी का वर्णन डैश करोगे जो कि सरयू और गोमती के संगम पे बताया गया है, और डैश करोगे संभवतः या शायद यही क्या था अपने आप में, बागेश्वर या व्याघ्रेश्वर हुआ करता था। इसको आप लोगों ने लिखना है। और इसको बहुत ज्यादा क्या बता रखा, पवित्र स्थान बताया गया है, और जो श्रेष्ठ और पवित्र के लिए इसको क्या किया गया, संबोधित। यानी जो नीलगिरी है इसको बहुत ज्यादा पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है, और पितृकर्म के लिए भी इसको उचित माना गया है, पवित्र व श्रेष्ठ।
साथ ही साथ इसको पितृकर्म के लिए भी क्या माना गया है, बहुत ज्यादा उचित माना गया है। इतना नहीं लिखना है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मानस खंड में नीलगिरी का वर्णन है जो सरयू और गोमती के संगम को बताता है और उसी को बागेश्वर कहा गया और जिसे पवित्र व श्रेष्ठ स्थान भी माना गया। साथ ही साथ एक पुराण है मत्स्य पुराण, उसमें भी नील पर्वत का वर्णन है और उसी नील पर्वत को बहुत ज्यादा क्या बताया गया, पवित्र माना गया। तो अगला पॉइंट लिखोगे मत्स्य पुराण में या मत्स्य पुराण जो भी कहते हो, मत्स्य पुराण, इसमें भी क्या किया गया, मत्स्य पुराण में आपका एक नील पर्वत का क्या किया गया, वर्णन किया गया है। तो ये मत्स्य पुराण है, इसमें क्या लिखोगे, नील पर्वत का वर्णन। क्या लिखोगे आप लोग, नील पर्वत का वर्णन, नील पर्वत का वर्णन। और ये जो नील पर्वत है अपने आप में इसी को क्या कहा गया है, बागेश्वर संभवतः बताया गया है और ये अपने आप में श्रेष्ठ या पवित्र स्थान बताया गया। तो मत्स्य पुराण में इस इलाके के लिए नील पर्वत का क्या हुआ है, वर्णन हुआ है। अब देखिए मानस खंड में बहुत सी चीजें, थोड़ा सा हमने मतलब लिखेंगे नहीं ज्यादा, आपको सिर्फ समझा देता हूं कि क्या है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। हेडिंग लिखो मानस खंड में बागेश्वर के बारे में वर्णन, मानस खंड में बागेश्वर, बागेश्वर मानस खंड में इसके लिए क्या क्या वर्णन किया गया वो आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। मानस खंड में क्या हुआ था, एक चंडीस नाम का शिवगण हुआ करता था। क्या था, चंडीस नाम का शिवगण, यानी शिव के जो गण होते थे दो टाइप के। उसने क्या किया था, शिव जी और पार्वती के लिए एक पवित्र स्थान का सिलेक्शन किया था और उसका निर्माण किया गया था और उसके निर्माण यानी शिव और पार्वती वहां आके बसेंगे, उसी को बाद में व्याघ्रेश्वर या बागेश्वर या वाराणसी कहा गया और इसी इलाके को महाक्षेत्र भी कहा गया। तो जैसे मानस खंड में है, आपको एक चंडीस नामक गण का वर्णन मिलेगा। किसका, चंडीस नामक शिवगण। ये पेपर में आएगा नहीं, सिर्फ आप समझिए, ठीक है। शिवगण, अब इसने क्या किया था, एक पवित्र स्थान का निर्माण किया था शिव और पार्वती के लिए बहुत ज्यादा। उस स्थान को महाक्षेत्र भी कहा गया, उसी स्थान को वाराणसी कहा गया ताकि वहां पे शिव और पार्वती रह सकें और वही स्थान बाद में क्या कहलाया, व्याघ्रेश्वर या बागेश्वर कहलाया। यानी आपको सिर्फ इतना जानना है, चंडीस नाम के शिवगण था जिसने एक महाक्षेत्र का निर्माण किया गया था, महाक्षेत्र का निर्माण। और ये जो महाक्षेत्र था, ठीक है, ये जो महाक्षेत्र था इसी को क्या बोला गया, वाराणसी बोला गया, यानी वाराणसी। ये सब उसमें वर्णन है, किसमें, आपका मानस खंड में। इस महाक्षेत्र को वाराणसी कहा गया और जो वाराणसी था यहाँ पे कौन आए थे, शिव और पार्वती आए थे और वाणीश्वर नाम से शिव के गणों ने उनकी क्या की थी, पूजा की थी। तो ये जो वाराणसी है इसमें एरो करके लिखिए, शिव और पार्वती का आगमन, शिव व पार्वती का आगमन, शिव व पार्वती का यहाँ क्या हुआ था, आगमन हुआ था। और शिव और पार्वती इस इलाके में आए और जो शिव के गण थे उन्होंने क्या किया था, वाणीश्वर नाम से शिव की क्या की थी, पूजा की थी और वही पूजा स्थल बाद में क्या कहलाता, वागीश कहलाया था, व्याघ्रेश्वर कहलाया था या फिर बागेश्वर कहलाया था, ठीक है। तो आप लोगों ने ये लिखा, इसके बाद ऊपर की नीचे को एरो करके लिख देना, शिव गणों ने, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। शिव गणों ने इस स्थान पर वाणीश्वर नाम से शिव की क्या की थी, पूजा की थी, वाणीश्वर नाम से, शिव गणों से ने वाणीश्वर नाम से शिव की पूजा, वाणीश्वर नाम से शिव आराधना की थी, शिव आराधना। और यही जो आपका वाणीश्वर था ये बाद में क्या बन गया, खुद ही इस वाणीश्वर को, इसी स्थान को क्या कहा जाने लगा, धीरे धीरे वागीश कहा गया, इसी को बागेश्वर कहा गया, इसी को बागनाथ कहा गया। क्या कहा गया, वागीश, बागेश्वर या फिर बागनाथ कहा गया, ठीक है। ये इलाका क्या कहा गया, बागनाथ। और इसमें जो ये है आपका मानस खंड है, मानस खंड में इस इलाके के लिए जैसे सरयू नदी है, उस सरयू नदी के लिए गंगा शब्द का प्रयोग किया गया है और जो दूसरा आपका गोमती नदी है उसके लिए यमुना। अब देखिए वाराणसी किन नदियों के संगम पे है, आप खुद जानते हैं गंगा और यमुना है, तो इसको उत्तर का वाराणसी इसीलिए कहा गया। मानस खंड में ये सब चीजें वर्णित की गई है। मानस खंड में क्या किया गया है, जो सरयू नदी है, इस सरयू नदी को क्या कहा गया है, गंगा, और जो गोमती नदी है उसको बोला गया है यमुना।
क्या बोला गया इसको, यमुना। अब बताइए गंगा और यमुना का मिलन कहाँ होता है, वाराणसी में। तो ये सरयू और गोमती का मिलन कहाँ होता है, जो इसको क्योंकि यहाँ गंगा और यमुना कहा गया, इन दोनों का मिलन होता है बागेश्वर में, उसको वहां प्रयागराज कहा गया है। और इस इलाके को यहाँ पे क्या कहा गया, तीर्थराज प्रयाग कहा गया, इसी वजह से इसको उत्तर का वाराणसी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी के संगम पे, यानी इनका जो संगम है, तो अगला पॉइंट लिखोगे, इनका जो संगम है, इनका संगम क्या कहा गया है, तीर्थराज प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग। ठीक है, और इसी तीर्थराज प्रयाग को क्या किस नाम से संबोधित किया जाता है, आपका उत्तर का वाराणसी, उत्तर का वाराणसी। इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, उत्तर का वाराणसी। ठीक है, इस टोटल कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें आप लोग ने जैसे सरयू और का संगम देखा और नदियों का संगम तीर्थराज प्रयाग कहलाया, जबकि ये जो यहाँ पे पर्वत है, जैसे नीलगिरी पर्वत है, यानी नील पर्वत जो है जहाँ पे बसा है नीलेश्वर भिलेश्वर, उस नीलगिरी पर्वत को यहाँ पे विंध्य पर्वत भी कहा गया, किसमें, आपका मानस खंड में। तो नील पर्वत को क्या कहा गया, लिखो, नील पर्वत को क्या कहा गया, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत। ये आपकी कहानी है। तो टोटल कहानी क्या है, देखिए कुछ नहीं करना है, मानस खंड है, मानस खंड में चंडीश नाम का गण था, उसने एक स्थान सेलेक्ट किया, महाक्षेत्र सेलेक्ट किया जहाँ शिव और पार्वती आए, उस स्थान को क्या कहा गया, वाराणसी कहा गया। और उस वाराणसी में जो शिव की आराधना यानी शिव की पूजा की गई थी शिव गणों के द्वारा, वाणीश्वर नाम से की गई, जो कि बाद में ट्रांसलेट होते होते आपका व्याघ्रेश्वर से, मतलब वागीश से बागेश्वर से बागनाथ में ट्रांसलेट हो गया। और गंगा और यमुना को क्रमशः क्या कहा गया, यहाँ पे सरयू और गोमती नदी से संबोधित किया गया। और जो नील पर्वत है उसको विंध्य पर्वत कहा गया, और उनका संगम वहां पे वाराणसी वगैरह प्रयागराज है, यहाँ पे तीर्थराज प्रयाग कहा गया। इसी को सबके कॉम्बिनेशन को देखते हुए इसी को क्या कहा जाता है, उत्तर का वाराणसी। साथ ही साथ यहाँ पे मानस खंड में एक और टर्मिनोलॉजी यूज की गई है जिसका नाम है अग्नितीर्थ। अगर आपसे पूछता है मानस खंड में अग्नितीर्थ किसको कहा गया है, अगर आपसे पूछेगा मानस खंड में अग्नितीर्थ, तीर्थ, तो आप सीधे सीधे क्या बताओगे, बागेश्वर को, बागेश्वर। ठीक है, मानस खंड में अग्नितीर्थ किसको कहा गया, पूछता है बागेश्वर। ये तो आपका क्या था, पहला कॉन्सेप्ट था। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे बागनाथ मंदिर, हेडिंग डालिए। हेडिंग डालनी होगी बागनाथ मंदिर। ठीक है, हम लोगों ने ये देखना है। अब बागनाथ मंदिर सबसे पहले कहाँ स्थित है, आपसे पूछता है, आप बताओगे जिला बागेश्वर, शहर मुख्यालय में ही है। ठीक है, कहाँ स्थित है, बागेश्वर में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पूछेगा आपसे किन नदियों के संगम पे, तुरंत बता देना स्मार्ट बच्चों की तरह, सरयू प्लस गोमती, सरयू प्लस गोमती। जो बागेश्वर है यहीं पे है। ठीक है, ये बागनाथ मंदिर यही है, बागनाथ मंदिर, बागेश्वर ही अपने आप में ये बागनाथ मंदिर समझ लीजिए। यहां से आती है आपकी सरयू, यहां से आती है आपकी गोमती, तो यहाँ इसके क्या है, संगम पे, सरयू और गोमती के, इस इलाके से सरयू, यहाँ से गोमती, इनके ये संगम पे है। अब आता है कि इसका निर्माण को लेके बताया जाता है कि यहाँ पे 9वीं सदी में एक कत्यूरी शासक था भूदेव, उसका एक प्रस्तर शिलालेख मिला, यानी एक प्रस्तर का शिलालेख, पत्थर का एक शिलालेख मिला है। शिलालेख मतलब शिला मतलब पत्थर, उस पे जो लिखा गया है। ठीक है, तो उसका मिला है किसका, कत्यूरी शासक भूदेव का। तो ये संभावनाएं व्यक्त की जाती कि इसका निर्माण जो था कत्यूरी शासक भूदेव ने ही कराया था, जिसको बाद में लक्ष्मी चंद ने इसको क्या किया, पुनर्निर्माण यानी दोबारा रिकंस्ट्रक्शन इसका किया था लक्ष्मी चंद ने। 1602 के आसपास उसका निर्माण हुआ था। तो अगर इसके निर्माण की बात आती तो इसमें निर्माण आप ऐसे लिखोगे, देखो निर्माण अगर आपको लिखना है तो 2 लाइन डालो इस तरीके से। इधर तो लिख लो आप 1602, 1602 जो बाद में लेटर, यहां डैश करके लिखोगे लक्ष्मी चंद द्वारा पुनर्निर्माण, लक्ष्मी चंद द्वारा पुनर्निर्माण, पहला इस साइड को लिखोगे। और उससे पहले बताया जाता है कि 9वीं सदी में, 9th सेंचुरी जो होती है, ठीक है, 9वीं सदी में कत्यूरी शासक, कत्यूरियों का एक शासक हुआ था भूदेव, भूदेव। इसने क्या किया था, व्याघ्रेश्वर नाम से एक मंदिर का निर्माण किया था, प्राचीन मंदिर का, जो बाद में रिकंस्ट्रक्शन करके क्या बन गया था, बागनाथ मंदिर। तो इसको क्या लिखोगे, व्याघ्रेश्वर नाम का मंदिर, व्याघ्रेश्वर मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण किया था।
व्याघ्रेश्वर मंदिर का निर्माण लिख लीजिए पूरा। 1602 में लक्ष्मी चंद द्वारा इसका रिकंस्ट्रक्शन किया था, पुनर्निर्माण किया था। ये इन नदियों के संगम पे है। अब इसकी जो जानकारी मिलती है इस वाले पॉइंट को किस आधार पे मिलती है, क्योंकि जो 9वीं सदी 9th सेंचुरी में है, यहां पर एक शासक हुआ करता था मंदिर परिसर में, उसके क्या मिले, प्रस्तर शिलालेख मिला है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, इसको इरेज करूंगा। अगला पॉइंट लिख लीजिए, 9वीं सदी में भूदेव का, 9वीं सदी में, 9वीं सदी का लिखना, 9वीं सदी का भूदेव का प्रस्तर शिलालेख प्राप्त हुआ। भूदेव का प्रस्तर शिलालेख मतलब एक पत्थर पे लिखा गया लेख होता है, ठीक है। प्रस्तर शिलालेख, शिलालेख प्राप्त। अगर आपसे पूछता है कभी बागनाथ मंदिर से किस कत्यूरी शासक का प्रस्तर शिलालेख प्राप्त हुआ, बेहोश मत हो जाना, भूदेव कर देना वहां, ठीक है। निर्माण इसका, ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसी के पास एक दूसरा धाम है, इस गरुड़ के पास जो है मैंने लिखा भी है, उसका नाम है बैजनाथ मंदिर समूह। तो अगला हेडिंग आप लोग लिखेंगे बैजनाथ मंदिर समूह। बैजनाथ, पहला आपका था बागनाथ, दूसरा था आपका बैजनाथ। अगर आपसे पूछता है बैजनाथ किस तहसील में है, सीधे सीधे बता देना आपका गरुड़ तहसील में है। और किस नदी के संगम पे है, कभी कभी पूछता है नदी। अब यहां से आती गोमती, इस इलाके से जो आती है, आपको नदी ट्रेस करवाऊंगा मैं आपको। गोमती के साथ साथ गरुड़ गंगा जो है यहाँ पे, इस पोर्शन से आपका, इस वाले इलाके से, ये यहाँ से, जैसे यहाँ से गई गोमती, इस इलाके से आएगी गरुड़ गंगा। तो किन दो नदियों के संगम पे पूछता है, गोमती प्लस गरुड़ गंगा, गोमती प्लस गरुड़ गंगा के संगम पे ये कौन सी नदी, मतलब कौन सा धाम है, बैजनाथ धाम, ठीक है। ये कोई एक मंदिर नहीं है। जिस प्रकार से जागेश्वर, आप लोग क्या करना ना, जैसे आपने जागेश्वर मंदिर समूह देखा है ना, उसमें भी जिस प्रकार के स्ट्रक्चर बने उसी टाइप का है। छोटा है, छोटे मंदिर समूह है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है जागेश्वर की तरह। तो ये भी अपने आप में क्या है, मंदिर समूह है, मंदिरों का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ टेम्पल, मंदिर समूह है, ग्रुप ऑफ टेम्पल जिसको कहते हैं, ठीक है। यानी ये भी अपने आप में मंदिर समूह है। अब अलग अलग यहाँ पे भगवानों की क्या है, मूर्तियां हैं। और एक यहाँ पे प्रसिद्ध चीज भी है, देवी पार्वती की है, जो कांसे की लगती है वास्तव में, लेकिन है पत्थर की। ये परीक्षा वाणी में भी लिखा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्या है, गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पे मंदिर समूह है। किस जिले में पूछता है, तो बागेश्वर और तहसील गरुड़ तहसील में अपने आप में बैजनाथ मंदिर समूह क्या होगा, पड़ेगा, ठीक। इसका जो अलग अलग टाइम पे क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, जीर्णोद्धार जिसको बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन। कत्यूरी और चंद शासकों ने इसका जीर्णोद्धार किया था, लिख दो, यानी रिकंस्ट्रक्शन, कत्यूरी प्लस चंद शासकों द्वारा इसका जीर्णोद्धार, अलग अलग समय पे रिकंस्ट्रक्शन, मतलब वो क्या कहते हैं, रिन्यूअल जिसको कहते हैं आप, जो जीर्णोद्धार करना, रिकंस्ट्रक्शन तो पुनर्निर्माण हुआ, रिन्यूअल टाइप का जिसको कह सकते हैं, ठीक है। शासकों द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया, कत्यूरी। और ये आपने बैजनाथ हिस्ट्री में सुना होगा, कत्यूरी शासकों की बहुत लंबे समय तक क्या रही थी, राजधानी रही थी। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, लंबे समय तक कत्यूरी शासकों की राजधानी भी रही थी। बहुत बार पूछता है कि बैजनाथ किसकी राजधानी रही थी, कत्यूरी शासकों की राजधानी भी रही थी, लिख दो ये इलाका, कत्यूरी शासकों की राजधानी भी रही थी, ठीक है, राजधानी भी रही थी, कौन सी, बैजनाथ। ये तो हो गया आपका बैजनाथ। इसी के बगल में गरुड़ है। अगला और अंतिम हेडिंग आपका लिखोगे कौसानी। देखो कौसानी के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। कौसानी आप अच्छे से जानते हैं, महात्मा गांधी द्वारा इसको क्या कहा गया था, भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया था। कौसानी एक प्रकार का पर्यटक स्थल है। पहले तो अल्मोड़ा जिले में पड़ता था, अब कहां पड़ता है, ये बागेश्वर जिले में पड़ता है, ठीक है। कौसानी जो है अपने आप में पिंगनाथ पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर स्थित है, पिंगनाथ पहाड़ी पर, पिंगनाथ पहाड़ी पर, ठीक है। कोई हिल स्टेशन है, किसी न किसी पहाड़ी पे होगा, उसका नाम दे दिया, जैसे आपका राम मोहन श्याम है, उसी प्रकार इस जिस पहाड़ी पे ये है वो इसका नाम क्या है, पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है, लिख लीजिए पहला पॉइंट कौसानी। दूसरा पॉइंट इसके बारे में जो फैक्ट है वो हिमालय, जैसे आप लोग कौसानी जाएंगे, क्योंकि मैं तो उसी इलाके से बिलोंग करता हूँ, वहीं कहीं मेरा घर भी है, तो यहाँ से क्या होता है, हिमालय की बहुत अच्छी सामने चोटियां दिखती हैं, बहुत ऊंचाई पे इलाके में है, ठंडा इलाका है, हिमालय की चोटियां दिखती हैं, सूर्यास्त और सूर्योदय का दोनों बहुत अच्छा दृश्य दिखता है। जैसे आपने चमोली के इलाके में अलग अलग पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे चौखंबा है, नंदाकोट है, ये सब अलग अलग जो पर्वत हैं वो भी यहाँ से दिखते हैं। तो अपने आप में यहाँ से कौसानी से बहुत अच्छा आपको क्या देखने को मिल सकता है, व्यू देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो इसका पुराना नाम था, इसका पुराना नाम बताया जाता है कि बलना था, यानी इसका ओल्ड नेम जो था बलना, इसका क्या था, पुराना नेम, ओल्ड नेम लिख लीजिए, ओल्ड
नेम, यानी इसका जो पुराना नाम था वो क्या हुआ करता था, बलना हुआ करता था कौसानी का, ठीक। और एक कौशिक मुनि थी, उनकी तपस्थली होने के कारण इसको कौसानी कहा गया। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण, यानी उन्होंने तपस्या की थी इस इलाके में, कौशिक मुनि की तपस्थली के कारण इस इलाके को क्या कहा गया, कौसानी कहा गया, ठीक है। तो इस इलाके को क्या कहा गया, उसके बाद कौसानी कहा गया। अब आप लोगों को यह भी पता होगा यहाँ पे महात्मा गांधी बहुत लंबे समय तक टिके थे, यानी 14-15 दिन उन्होंने यहाँ पे प्रवास किया था। सबसे मेन चीज जो है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था, चौखंबा हो गया, त्रिशूल हो गया, नंदा देवी, नंदाकोट, ये पर्वत यहाँ से दिखते हैं। तो अगला जो सबसे पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, 1929 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर देना, 1929 में महात्मा गांधी द्वारा 14 दिनों का यहाँ पे प्रवास किया गया, 14 दिनों का प्रवास। यानी अब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, प्रवास मतलब वो यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे रहे थे कुछ दिनों तक कौसानी में। तो ये क्वेश्चन बहुत आता कि महात्मा गांधी ने कौसानी में कितने दिनों प्रवास किए या कब वो महात्मा गांधी कौसानी में रहे थे। 1929 में महात्मा गांधी द्वारा 14 दिनों पर यहाँ पे प्रवास किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और उन्होंने जहाँ पे प्रवास किया उसी को अनासक्ति आश्रम कहा गया, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अनासक्ति आश्रम कहाँ है, आप लोग क्या बताएंगे, कौसानी में। तो अगला पॉइंट लिखे हुए, इनके प्रवास स्थल को अनासक्ति आश्रम कहा गया, अनासक्ति आश्रम, ठीक है। और इसी आश्रम में, अनासक्ति आश्रम में, महात्मा गांधी ने एक बहुत प्रसिद्ध बुक है उनकी, यंग इंडिया, ठीक है। जो यंग इंडिया है उसके एक लेख में इस स्थल को क्या कहा गया, भारत का स्विट्जरलैंड। जब वो आए थे लिख रहे होंगे यंग इंडिया। तो अगला पॉइंट आप लोग क्या करेंगे, महात्मा गांधी द्वारा, पूरा सेंटेंस लिखना है, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया के एक लेख में, पूरा सेंटेंस लिखोगे, महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया के एक लेख में इस कौसानी को क्या कहा गया, भारत का स्विट्जरलैंड। पूरा पॉइंट लिखना, भारत का स्विट्जरलैंड, SWTZ लिख दिया मैंने, ठीक है, समझ जाना, पूरा लिख लेना। स्विट्जरलैंड कहा गया, भारत का, अभी आधे लोग समझेंगे भी नहीं, स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसी कौसानी में अनासक्ति आश्रम में उन्होंने एक क्या लिखा था, यंग इंडिया में एक लेख लिख रहे थे, उसी में इस कौसानी को क्या कहा था, भारत का स्विट्जरलैंड महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, ठीक है। और वो अनासक्ति आश्रम में 1929 में रुके थे। अब जो इनका प्रवास था, प्रवास स्थल तो पूछता है। यहाँ पर बहुत फेमस एक और चीज है, क्योंकि ये इलाका चाय बागान के लिए भी बहुत फेमस है, और यहाँ की गिरियास टी उत्तराखंड में बहुत फेमस है। उत्तराखंड क्या, बहुत पूरे भारत में, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लोगे, चाय बागान के लिए भी प्रसिद्ध, क्या लिखोगे अगला, चाय बागान हेतु भी प्रसिद्ध, यानी चाय के जो बगीचे होते हैं, बागान होते हैं, चाय बागान हेतु भी प्रसिद्ध है। और यहाँ की एक चाय है, उसका नाम है गिरियास टी। ये क्या है, पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो गिरियास टी के लिए कौन फेमस है, कौसानी है, ये जाना। अब देखिए, एक महात्मा गांधी की शिष्या थी, उसका नाम था सरला बहन, उनका लक्ष्मी आश्रम भी इसी स्थान पे है। तो अगला पॉइंट लिखोगे, सरला बहन का लक्ष्मी आश्रम पर इसी स्थान पर, यानी कौसानी के पास ही है। पॉइंट लिख लो, सरला बहन जो कि महात्मा गांधी की शिष्या थी, सरला बहन का लक्ष्मी आश्रम भी इसी स्थान पर लिख दो, भी इसी स्थान पर अवस्थित है। और आप लोगों के हिंदी सिलेबस में एक टॉपिक है सुमित्रा नंदन पंत, उनकी जन्मस्थली भी यही इलाका हुआ करते थे। और अंतिम पॉइंट लिखिए, प्रकृति प्रेमी सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान भी, क्या लिखोगे, सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली, यानी सुमित्रानंदन पंत की जो जन्मस्थली है, सुमित्रानंद पंत की जो जन्मस्थली है, वो भी अपने आप में कहाँ है, कौसानी में। ये फैक्ट सारे आपके किसके बारे में थे, कौसानी के बारे में थे। ये आपका बागेश्वर के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब कल इसका अंतिम भाग आएगा, बागेश्वर के मंदिर, बागेश्वर की नदियां, बागेश्वर की ग्लेशियर, या बागेश्वर में जो भी चीजें हैं, जो बचा कुचा होगा हम निकाल देंगे, और परसों हमारा नया जिला चलेगा, ठीक है। ध्यान रखिए, रिवाइज कीजिए, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। थैंक यू।